नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है कफन, एक दर्द भरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में जिसका नाम है कफन। तो सुनते हैं फ्रेंड्स। एक गांव में दुनीचंद नाम का एक आदमी रहता था। काफी बरसों पहले उसकी पत्नी मर गई थी। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी। दुनीचंद के बेटे का नाम रस्तोगी था और उसकी पत्नी का नाम लीला था। रस्तोगी की शादी को हुए 2 साल हो गए थे और लीला 8 महीने की गर्भवती थी। दुनीचंद के घर में और कोई भी औरत नहीं थी, इसीलिए सारा घर का काम लीला को ही करना पड़ता था। दुनीचंद और रस्तोगी मजदूर थे और जहां पर उन्हें काम मिलता था वहां पर वे काम करने के लिए चले जाते थे। दुनीचंद और रस्तोगी को शराब पीने की बहुत ही ज्यादा लत लगी हुई थी। जितना भी वे दोनों अपनी मजदूरी से कमा कर लाते, वही उन पैसों से वे अपने लिए शराब पी लेते, घर के लिए कुछ नहीं बचाते। आज भी वे दोनों जब मजदूरी करके शाम को घर वापस लौटते हैं तो लीला अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। दोनों का इंतजार कर रही थी कि कब लौटते हैं, और जब वे लौट कर आते हैं तो दोनों शराब के कारण घिरते घिरते घर पर आ रहे थे। लीला जब देखती है तो बोलती है कि इन दोनों का तो रोज रोज का काम बन गया है, शराब पीना। घर के लिए कुछ खर्चा भी देते नहीं हैं। रस्तोगी लीला को बोलता है कि लीला, तुम बाहर क्यों बैठी हुई हो, अंदर क्यों नहीं जा रही? बाहर बैठना तुम्हें शोभा देता है क्या? अच्छी लग रही हो तुम बाहर बैठी हुई, चल अंदर जाकर बैठ। तो लीला कहती है कि पूरा दिन मैं कमरे में बैठ बैठ कर थक जाती हूँ और मुझे दर्द भी होता है और साथ में मेरा समय नज़दीक आने वाला है। तो रस्तोगी बोलता है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या बोला है, और उसे अपने पैर से धक्का देता है। तो लीला बैठी हुई नीचे जमीन पर गिर जाती है और रोने लग जाती है। तो रस्तोगी बोलता है कि अभी भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब तुझे धक्के मार मार कर अंदर लेकर जाऊं? तो लीला उसकी तरफ देखती रहती है और सोचती है कि कितना भयंकर बन गया है ये रस्तोगी। तो दूनीचंद आता है और बोलता है कि रहने दो रस्तोगी बेटा, इसका तो रोज रोज का यही काम है, बाहर आकर बैठना, शर्म ही नहीं आती इसको। तो चल हम अंदर चलते हैं। लीला रस्तोगी को बोलती है कि आज आपने फिर से शराब पी रखी है। तो रस्तोगी बोलता है कि हाँ, पी रखी है मैंने, अपने पैसों से पी है, तुमसे नहीं लिए मैंने पैसे जो तुम मुझसे पूछ रही हो। फिर लीला कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, डॉक्टर के पास जाना है। तो रस्तोगी बोलता है कि क्या करना है डॉक्टर के पास? मेरे पास तुम्हारे खर्चे के लिए कोई भी पैसे नहीं हैं, और तुम्हें किसने बोला है कि डॉक्टर के पास जाना है? हमारे यहाँ पर डॉक्टर के पास कोई भी नहीं जाता। दूनीचंद कहता है कि हमारा बेटा भी हुआ था, मैंने तो अपनी पत्नी को नहीं जाने दिया डॉक्टर के पास, और देखो ना कितना प्यारा बेटा है मेरा रस्तोगी। फिर रस्तोगी अपने बाबा की बातें सुनकर हंसने लग पड़ता है। लीला कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे दिन ब दिन कमजोरी आती जा रही है और मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो रस्तोगी को गुस्सा आता है और बोलता है कि बोला ना मैंने कि नहीं जाना डॉक्टर के पास, बार बार क्यों बोल रही हो? बाबा ने भी यही कहा है कि नहीं जाना डॉक्टर के पास। लीला कहती है कि चलो ठीक है, नहीं जाती मैं डॉक्टर के पास। घर का राशन खत्म हो गया है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, क्या खाऊं मैं?
तो रस्तोगी कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अभी मुझे पैसे नहीं मिले हैं, कल मिलेंगे पैसे तो कल ले आऊँगा राशन। तो लीला कहती है कि आप कल फिर से शराब पीकर आ जाएंगे और पैसे उड़ा देंगे। रस्तोगी लीला की बात सुनता है और सोचता है कि पहले तो ये अपने मुंह से जुबान ही नहीं निकालती थी, अब ये इतनी बातें कहाँ से करती है। फिर रस्तोगी बोलता है कि जुबान लड़ाती हो मेरे साथ, बोला ना एक बार कि कल ले आऊँगा। फिर लीला की बाजू पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। दूनीचंद पास खड़े खड़े अपने बेटे को देखता रहता है, पर अफसोस की बात है कि वे कुछ नहीं बोलता अपने बेटे को। रस्तोगी अंदर जाकर चारपाई पर घिर जाता है और सो जाता है। दूनीचंद बाहर की चारपाई पर सो जाता है। लीला बेचारी पास पड़ी रस्तोगी की चारपाई के पास ही जमीन पर ले बैठी रहती है और पूरी रात रोती रहती है। रो रो कर उस बेचारे की आंखें सूज जाती हैं। अगली सुबह दूनीचंद और रस्तोगी काम पर नहीं जाते और जो कल रात की अपने साथ शराब की बोतल लेकर आए थे, सुबह ही पीना शुरू कर देते हैं। लीला घर के बाहर जाकर बैठ जाती है और आते जाते हुए लोगों को देखती रहती है। लीला के घर के बाहर के पास ही एक झोंपड़ी थी और उस झोंपड़ी की एक औरत रोज लीला को ऐसे अपने घर के बाहर बैठी हुई देखती रहती और कभी कभार वे उसे खाने को कुछ दे देती। वे लीला के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ बेटा, क्यों मायूस सी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो लीला कहती है कि कुछ नहीं दादी। तो वे औरत कहती है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वे ऊपर को उठकर लीला के घर के अंदर देखती है कि दोनों बाप बेटा अंदर शराब पी रहे हैं और बाहर लीला बेचारी बाहर बैठी हुई है। वे लीला को बोलती है कि मैं आई तुम्हारे लिए खाना लेकर। थोड़ा सा खाना बचा हुआ है सुबह का। तो लीला कहती है कि रहने दो दादी, मुझे भूख नहीं है। तो वे झोंपड़ी वाली औरत बोलती है कि नहीं बेटा, खा ले कुछ। लीला कुछ नहीं बोलती आगे से। वे औरत लीला के लिए 2 रोटी अचार के साथ लेकर आती है। लीला 2 दिन की भूखी होने के कारण फटाफट बेचारी दोनों रोटी खा लेती है और बोलती है कि दादी, मेरे 2-3 दिन से पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं, किसे बताऊं? मैंने इनको भी बताया है तो वे बोलते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या करूं मैं? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। और रोने लग जाती है। तो वे औरत कहती है कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें भगवान पर भरोसा रखो, तुम दोनों को कुछ नहीं होने देगा। दोनों आपस में बातें कर रही थी कि अंदर से रस्तोगी अपने बाबा को बोलता है कि बाबा, ये औरत रोज की रोज लीला के पास आकर बैठ जाती है, कौन है ये आखिर औरत? तो दूनीचंद कहता है कि ये औरत तो मुझे भी नहीं पता कि कौन सी औरत है ये, शायद ये पड़ोस वाली झोंपड़ी की औरत ही है। दूनीचंद कहता है इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये हमारी बहू को हमारे खिलाफ भड़काती है। रस्तोगी अपने बाबा को बोलता है कि बाबा, मैं अभी आया। रस्तोगी बाहर जाता है और उस झोंपड़ी वाली औरत को बोलता है कि ये बुढ़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रोज रोज आ जाती हो हमारे घर के बाहर, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हमारे घर के बाहर बैठ जाती हो। तो वे औरत कहती है कि लीला की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं उसका हालचाल पूछने के लिए, उसका मन लगाने के लिए आ जाती हूँ। तो रस्तोगी बोलता है कि अच्छा, मन लगाने के लिए आ जाती हो,
या कुछ और करने के लिए आती हो। तो बेचारी औरत कुछ नहीं बोलती और रस्तोगी की बातें सुनती रहती है। और रस्तोगी कहता है कि आज के बाद तुम लीला के आसपास भी नजर आई ना तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, चल भाग यहाँ से। तो वे बेचारी डरती डरती लीला के पास से उठकर अपनी झोंपड़ी में चली जाती है। लीला बेचारी देखती रहती है कि मेरे साथ तो ऐसा बर्ताव करते हैं और आस पड़ोस के लोगों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं। रस्तोगी लीला को बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने कि बाहर नहीं बैठना, तुम मेरी बात मानती नहीं हो। क्यों नहीं मानती मेरी बात? तो लीला कहती है कि अंदर कहाँ बैठूं, मेरा जी घबराता है अंदर, इसलिए मैं उठकर बाहर आ जाती हूँ। रस्तोगी फिर उसे अंदर ले आता है। तो लीला कहती है कि आप कल बोल रहे थे कि घर के लिए राशन ले आऊंगा, आप अभी तक नहीं लेकर आए राशन। रस्तोगी बोलता है कि मैं आज शाम को ले आऊंगा जाकर। तो लीला कहती है कि ठीक है, सारा सामान ले आना घर का। लीला जाकर चारपाई पर लेट जाती है। रस्तोगी फिर से बाहर चला जाता है और शाम को घर वापिस आता है। लीला जब देखती है कि रस्तोगी सिर्फ आटा ही लेकर आया है और साथ में कुछ भी राशन नहीं लेकर आया तो उसे फिर से गुस्सा आता है। रस्तोगी लीला को बोलता है कि ये लो आटा, अब पूरा महीना अपने मुंह से जुबान मत निकालना। तो लीला कहती है कि आप सिर्फ आटा ही लेकर आई हैं और कुछ भी नहीं लेकर आए, तो मैं क्या खाऊंगी, ये आटा भी महीना भर नहीं चलेगा। तो रस्तोगी कहता है कि मेरा काम था तुझे आटा देना, अब तुम्हें पता होगा कि मैं इसे महीना चलाऊंगी या 15 दिन चलाऊंगी। रस्तोगी बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या खाऊंगी। लीला कहती है कि रोज पीकर आते हो घर पर, आज भी ले आए बोतल, इसकी जगह पर अगर आप घर का राशन ले आते। तो रस्तोगी बोलता है कि तुम मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रस्तोगी और दूनीचंद फिर से पीने बैठ जाते हैं और जोर जोर से ठहाके मारते हैं और लीला उसी आटे से बेचारी अपने लिए रोटी बनाती है और सूखी रोटी खाती है, साथ में कोई अचार भी नहीं था उसके पास। ऐसे ही दिन ब दिन बीतते जाते हैं और घर का माहौल वैसे का वैसे ही रहता है। लीला का भी समय पूरा होने वाला था। उसे दिन रात सोच सोच कर यही चिंता सताई जा रही थी कि अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरा बच्चा कैसे होगा। बस यही सोचती रहती और अपने दिन काटती रहती। एक दिन रस्तोगी और दूनीचंद घर पर नहीं थे। लीला घर पर अकेली थी। उस दिन लीला की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। दोनों रस्तोगी और दूनीचंद दोनों मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। तो झोंपड़ी वाली औरत लीला के घर जाती है और देखती है कि लीला तो चारपाई पर लेटी हुई है। वे बेचारी डरती डरती लीला के पास जाती है और बोलती है कि लीला बेटा, कैसी हो तुम? आजकल तुम घर के बाहर भी दिखाई नहीं देती, क्या हुआ? तबीयत ठीक है क्या तुम्हारी? तो लीला बेचारी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और सोचती है कि मेरा कभी किसी ने हाल चाल भी नहीं पूछा। फिर वो बोलती है, कमजोर हो गई हो तुम लीला, मैं रोज अपनी झोंपड़ी के बाहर तुम्हें देखती रहती कि लीला कब आएगी बाहर, अब आएगी बाहर। तो लीला कहती है कि कितने दिनों के ये दोनों काम पर नहीं गए, मुझे बाहर बैठने भी नहीं देते, फिर मैं अंदर ही चारपाई पर लेटी रहती हूँ, कहाँ जाऊँ मैं? तो वे कहती है कि तुम अपनी माँ के पास क्यों नहीं चली जाती, अब वैसे भी तुम्हारा समय नजदीक आने वाला है। तो लीला कहती है कि माँ का घर तो यहाँ से बहुत दूर है और ये मुझे जाने भी नहीं देंगे, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वे औरत कहती है कि अगर किसी चीज की तुम्हें कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कह देना। तो वे अगर मेरे से कुछ बन पाएगा तो मैं जरूर तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए करूंगी। अब तो तेरा प्रसव का समय भी नजदीक आने वाला है। चिंता करने की तुम्हें कोई भी बात नहीं है। भगवान तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जरूर मदद करेंगे। मुझे बता देना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तो लीला कहती है कि आपके पास क्या अचार है? वो मेरे पास आटा तो है पर अचार नहीं है। तो वे औरत कहती है कि हाँ, अभी लेकर आई। वे भागती हुई अपनी झोंपड़ी में जाती है और लीला के लिए अचार लेकर आती है और बोलती है कि ये लो बेटा लीला अचार। फिर बोलती है कि अच्छा मैं चलती हूँ। अगर दूनीचंद और रस्तोगी आ गए तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास देख लेंगे तो मुझे मार देंगे। तो लीला कहती है कि ठीक है दादी, आप जाइए और बेफिक्र होकर जाइए। फिर वे औरत अपनी झोंपड़ी में चली जाती है। शाम को दोनों पी कर घर आते हैं और लीला देखती है कि ये तो दोनों खाना भी नहीं खाते, बस इनको पीने की ही फुर्सत नहीं है, बस पीते चले जाते हैं, बस इनको पीने के लिए ही चाहिए। ये सिलसिला रोज रोज ही चलता रहता है। एक दिन लीला को प्रसव शुरू हो जाता है और वे बेचारी दर्द के कारण चिल्लाती रहती है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे अपने घर के दरवाजे तक भी नहीं जाया जाता और वे जोर जोर से झोंपड़ी वाली औरत को आवाजें लगाती हैं, पर झोंपड़ी थोड़ी दूर होने के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ऐसे कई बार आसपास लोग आते जाते नजर मारते रहते थे, पर आज तो कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वे अंदर ही चारपाई पर लेटी रहती है और दर्द के कारण तड़पती रहती है। जिस वक्त उसे अपने पति के साथ की जरूरत थी, तब उसका पति उसके पास नहीं था। उसे बहुत रोना आता है और बोलती है कि आज मेरा बच पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पूरा दिन बेचारी तड़पती रहती है और तड़प तड़प कर उसकी जान ही निकल जाती है। बेचारी रात को जब दूनीचंद और रस्तोगी जब शराब पीकर घर को वापिस आते हैं और साथ में दोनों के हाथों में शराब की बोतलें थी, उन्होंने एक बार भी लीला की तरफ नहीं देखा कि लीला चारपाई पर लेटी हुई है। वे अपने में ही मगन थे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लीला की तबीयत ठीक है या नहीं ठीक है। बस अपने में दोनों मगन हो जाते हैं और लीला की तरफ देखते भी नहीं हैं। दूनीचंद शराब की बोतल हाथ में लिए घर के बाहर जोर जोर से बोल रहा था और दूसरी तरफ रस्तोगी घर के अंदर बोल रहा था। अचानक ही घूमते घूमते रस्तोगी का ध्यान लीला की तरफ जाता है और देखता है कि लीला का तो बच्चा भी हो गया है। पर अफसोस की बात ये थी कि लीला और उसका बच्चा दोनों अब इस दुनिया से चले गए थे। पर रस्तोगी को कोई फिक्र नहीं होती। फिर भी वे शराब का घूंट लगाता रहता है और जमीन पर नीचे गिर जाता है। उधर बाहर दूनीचंद शराब पीकर घिरा होता है। ऐसी ही बेचारी लीला और उसका बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। जब सुबह होती है तो घर के बाहर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखने वाले लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। झोंपड़ी वाली औरत भी भागकर लीला के पास जाती है और देखती है कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसे देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। अब वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। सोचती है कि अगर रस्तोगी मुझे ऐसे नहीं बोलता तो क्या पता आज लीला और उसका बच्चा आज जिंदा होते। पर अफसोस की बात तो ये थी कि दूनीचंद और रस्तोगी ने अपनी शराब की लत के कारण अपना पूरा घर ही बर्बाद करके रख लिया था। अब रस्तोगी की माँ भी इस दुनिया से ऐसे ही चल बसी थी।
अब दुनीचंद और रस्तोगी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे लीला के लिए एक कफन भी ला पाते, पर शराब की लत के कारण उन दोनों ने अपना सब कुछ उड़ा दिया था। उन्हें कोई फिक्र भी नहीं थी कि लीला का संस्कार कैसे करना है। जब दोनों को होश आता है तो लीला और उसके बच्चे को ऐसे पड़ा हुआ देखते हैं तो बहुत रोते हैं, पर अब रोने से क्या होता, लीला और उसका बच्चा इस दुनिया से चले गए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।